लेकर कोई अपनी कोई राय रखनी रखनी चाहते हो तो एक बार रख सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी नहीं बच्चा किसी के पास कोई राय, कोई विचार, जिससे कि बाकी लोगों को भी कुछ पता चल सकता है कि क्या कैसे ध्यान रखना चाहिए। कुछ अगर जोड़ना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम अपने पाठ पर चलेंगे। ठीक है, हम अपने पाठ पर चलेंगे। तो आज का हमारा विषय है, हम मनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मनी, मनी जिसको मुद्रा भी बोलते हैं, अपनी हिंदी में मुद्रा बोलते हैं। रुपये पैसे की बात होती है, और बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग एपिसोड होता है मनी का। तो मनी के बारे में जब आप बच्चों से बात करने जाते हैं, जब पहली बार मान लीजिए कि पहली क्लास का कोई बच्चा आपके पास आता है और उसको आप पैसे के बारे में बताना चाहते हैं, रुपये पैसे के बारे में बताना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कोई पहली क्लास का भी बच्चा आता है तो उसके पास एक पूर्व ज्ञान जरूर होता है। कोई भी चीज जब आप बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों के पूर्व ज्ञान को जरूर आंकिए। तो पूर्व ज्ञान को आंकने से हमारा तात्पर्य यह है कि बच्चा क्या जानता है उस विषय के बारे में। तो पूर्व ज्ञान के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला विषय आता है कि पैसा क्या होता है, रुपये पैसे होते क्या हैं। तो बच्चों के पास मोटा मोटी इसकी समझ होती है कि पैसे रुपये क्या होते हैं। तो पहला बिंदु हम उठाएंगे कि पैसा क्या होता है। दूसरा बिंदु हम उठाएंगे पैसे की पहचान, रुपये पैसे की पहचान। बच्चा पहले तो समझे कि पैसा होता क्या है, किस काम आता है। दूसरा, पैसे रुपये पैसे की पहचान, किस किस तरह के रुपये पैसे हमारे यहाँ चलते हैं। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो अगला विषय आएगा रुपयों के जोड़। हम पहले रुपयों के जोड़, छोटे बच्चों के साथ जब हम काम करेंगे तो रुपयों के जोड़ पर जाएंगे। फिर कितने रुपये में क्या मिलता है इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद मूल्य की समझ आती है। मूल्य, आखिर मूल्य क्या है, कीमत क्या है। तो मूल्य की समझ बच्चे में डेवलप होनी चाहिए, जिससे कि वो चीजों के मूल्य के बारे में अच्छे से ईमानदारी से समझ पाएगा। उसके बाद विभिन्न मूल्यों का योग जो होता है, मूल्यों का योग हम कैसे करते हैं। एक साथ दो चीज खरीद रहे हैं, दो मूल्य हैं, उनको जोड़ना हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर महंगा क्या है, सस्ता क्या है, कौन सी चीज महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है, कौन सी तीन चीजें मिलाकर महंगी हो गई, कौन सी तीन चीजें मिलाकर सस्ती पड़ गई, इसके बारे में विचार करेंगे। फिर हम विचार करेंगे रुपये से पैसे में कैसे बदलें, पैसे से रुपये में कैसे बदलें, यह भी बच्चों के लिए जानना जरूरी है। फिर देखेंगे हम आखिर इस सारे जो भी चीज हम पढ़ाते हैं, जब तक वो उपयोगी नहीं होगा या बच्चों के आसपास की चीजों से आप उसको जोड़ेंगे नहीं, तो वो पूर्ण नहीं होती, बच्चों की समझ पूर्ण नहीं होती। तो उसमें हम चर्चा करेंगे दुकान और खरीदारी की, कि बच्चा अगर दुकान पर गया कुछ खरीदारी करता है तो दुकान में उसको 5 चीजें दिखती हैं, उसने खरीदारी की, उसका कुल योग क्या हुआ। ये धीरे धीरे हम पहली क्लास से बढ़ते बढ़ते अब तीसरी क्लास के स्तर पर इस तरह आते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो रुपये और पैसे अगर एक साथ हों, 15 रुपये 25 पैसे, 17 रुपये 35 50 पैसे, इनको आपस में कैसे जोड़ा जाए। पैसे रुपये को आपस में 1 रुपया 50 पैसा अगर कोई बोलता है तो उसमें पैसे कितने होते हैं, इसकी समझ। फिर एक विषय आता है, हम चौथी कक्षा के स्तर पे आते हैं तो दुकान का बिल कैसा होता है। आप अगर बच्चा दुकान पे खरीदारी करने जाता है तो क्या बिल बनता है। एक ही वस्तु की अगर 5 इकाइयां हों, एक वस्तु, एक पेंसिल आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत अगर 2 रुपये होती है तो 5 इकाइयां हो जाएंगी तो आपको कितने पैसे देने होंगे, इसकी समझ। और उसके बाद कुल मिलाकर विभिन्न तरह के नोटों को अगर एक साथ उनके सामने हमने 2000 के नोट रख दिए, सब कुछ रख दिए, तो फिर उनके पास कई तरह के नोट रख दिए तो उनका योग क्या होगा। तो ये सारे विषय को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पूर्व ज्ञान के ऊपर। जब हम पूर्व ज्ञान की बात करते हैं तो मोटा मोटी जिनको भी कोई सवाल होगा वो चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, मैं उसको देखकर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो बच्चों को मोटा मोटी समझ होती है, बच्चों को मोटा मोटी समझ ये होती है कि पैसे क्या होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि जब वह अपने गांव की दुकान पर टॉफी खरीदने जाते हैं तो टॉफी किन चीजों से, क्या देने से मिलती है। अगर हम बच्चे से पूछें
कि भाई तुम टॉफी खरीदने जाते हो तो तुम टॉफी के बदले में उसे क्या देते हो दुकानदार को? तो बच्चा झट से बोलेगा पिताजी पैसे देते हैं या माँ पैसे देती है, वही पैसा दे देता हूँ। तो बच्चे से आप पूछिए कि भाई आपकी पेंसिल अगर दें हम उसको और तो क्या हमें टॉफी देगा? तो बच्चा जवाब दे सकता है हाँ, ना दोनों दे सकता है। और इन परिस्थिति में आपको यहीं से आपको वो बिंदु मिलता है जहाँ से आप उसको समझा सकते हैं कि आखिर पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पैसों की ज़रूरत इसलिए पड़ी, हमें रुपयों पैसों की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भई समाज में सबके पास, किसी के पास बिस्किट था, किसी के पास पेंसिल थी। तो भाई बिस्किट वाले से अगर हम बिस्किट माँगने जाएँ और हमारे पास पेंसिल है, हम उसको पेंसिल दें, तो क्या वो हमारी पेंसिल लेकर बिस्किट देगा? दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो देने की स्थिति जो होती है तब तो काम हो गया, लेकिन नहीं देने की स्थिति क्योंकि उसको पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, आपको बिस्किट की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक विचार निकला कि अगर रुपये बन जाएँ, रुपये वो ले सकता है, उससे बाद में वो जो चाहे खरीद सकता है। तो बिस्किट वाले को हम अगर रुपये दे देते हैं, तो वो हमें बिस्किट दे देता है और इस प्रकार मुद्रा का प्रयोग शुरू हो जाता है। तो बच्चे मोटा-मोटी ये समझ लें कि पैसा वो चीज़ है जिससे कि आप जाते हैं तो कुछ खरीद सकते हैं। आपका दुकानदार, बच्चों को ये पता है कि वो जो पड़ोस का दुकानदार है, वो कुछ पैसे लेता है, उसके बदले में ही चीज़ देता है। तो इतनी समझ पर्याप्त है, अगर बच्चे को हम इतना समझा पाते हैं कि भई पैसा ऐसा चीज़ है जिससे जिसको लेकर आप कहीं भी जाएँगे, वो पैसा चलता है, उस पैसे के बदले में सामान मिल जाता है। यही यही मुद्रा का उपयोग है। इतना सीखने के बाद हमें ज़रूरी होता है बच्चों को यह बताना, मुद्रा से उनका परिचय कराना। कई सारे पहली क्लास के बच्चे आपको मिलेंगे जो 5 का नोट, 10 का नोट, ₹20 का नोट, ₹50 का नोट, ₹100 का नोट को थोड़ा बहुत समझते हैं। साथ में वो सिक्कों को भी समझते हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा करके सिक्के भी मिलते हैं, ₹5 के सिक्के, ₹1 के सिक्के, ₹2 के सिक्के। तो जितना ज़्यादा हम बच्चों को वो परिचय कराएँगे उन उन सिक्कों से, उन रुपयों से, उतना ज़्यादा उनका मुद्रा का अनुभव मजबूत होता जाएगा। तो रुपयों पैसों के बारे में कैसे सिखाया जाए? तो भाई आप उन बच्चों को अगर आपके पास सिक्के पैसे हैं, आपने अगर आप गंभीर हैं अपने बच्चों को मुद्रा सिखाने को लेकर, तो हो सकता है आप कुछ रुपए पैसे उनके लिए बचा कर रखेंगे कि मैं अपने बच्चों को हर तरह का 1-1, 2-2, 3-3 सिक्का लेकर रखेंगे, उनको दिखाने के लिए कि भाई आप इसे देखिए और समझिए। तो बच्चा ₹1 का सिक्का समझेगा, ₹2 का सिक्का, क्या बच्चे वो नोट पहचान पाते हैं? हरे रंग का नोट कौन-सा नोट है? कई बार बच्चे रंगों के थ्रू नोट को पकड़ेंगे, नहीं ये वाला नोट हरा है इसलिए ये 50 का नोट है। हो सकता है कि अंक से ना पकड़ रहा हो, लेकिन वो बोलेगा नहीं हरे रंग का है इसलिए 50 का नोट है। वो बैंगनी रंग का है इसलिए 100 का नोट है। तो उनको ये करने दीजिए। इससे क्या है कि उनका अनुभव मजबूत होता है, उन्होंने जो देखा है, ये फिर उनके पूर्व ज्ञान से कहीं न कहीं जुड़ जाता है। पूर्व ज्ञान को आधार बनाए बिना कोई भी शिक्षण हमारा सफल नहीं हो पाएगा। तो पैसों और रुपयों की पहचान बच्चों को करा दीजिए, जो भी हमारे प्रचलित नोट हैं। अब सारे अंकों के तो सारे रुपए के नोट तो ₹13 का नोट आता नहीं है। बच्चा उसमें कई तरह के आपको सवाल पूछेगा, उस सवाल पूछने के क्रम में बच्चा आपके साथ वो नोटों को पहचानता चला जाएगा। जब बच्चा इतना समझ जाता है कि पैसे की उपयोगिता क्या है, रुपयों की उपयोगिता क्या है और विभिन्न तरह के रुपये और पैसे को पहचानना सीख जाए, आप अगर वो भी नहीं हो तो आप कागज पर भी ड्रॉ करके उनको उस पे अंक लिखकर या कागज की पर्ची बनाकर कि ये ₹50 की पर्ची है, उस पे 50 लिखिए, ये ₹100 की पर्ची है, ₹100 हुआ। इस तरह से भी उनको अपने विभिन्न मुद्रा के मानकों से परिचित करा सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब बच्चों को बताना क्या है कि भई रुपयों का जोड़, अभी पैसों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रुपयों का जोड़ की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने बच्चों को ये नहीं बताया है कि ये रुपये में पैसे कितने होते हैं, छोटे पैसे हमने आखिर क्यों बनाए, रुपयों से क्यों नहीं काम चल गया? तो ये विषय हम आगे लेंगे, लेकिन पहले आप उनको रुपये के जोड़ बताइए। तो रुपयों के जोड़ पर जब हम चर्चा करते हैं, तो उसमें आता है कि मान लीजिए कि अगर एक 10 का नोट मेरे पास है और एक एक और 10 का नोट है, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि इन दोनों का योग क्या होगा? ये दोनों मिलाकर कितने पैसे हो गए? क्योंकि ऑलरेडी हम बच्चों को छोटे-छोटे जोड़ के बारे में चर्चा करना, चिंतन करना इस समय तक शुरू कर चुके होते हैं। तो जब बच्चों को हम इस तरह से
रुपयों का जोड़ बताते हैं, तो उस बच्चे को ये समझ में आना शुरू होता है कि रुपये आपस में जुड़ सकते हैं। बड़े रुपये बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि उतना ही बड़ा नोट हो, उसके छोटे टुकड़े जोड़कर भी बड़े रुपये बन सकते हैं। तो इस तरह की जब परिकल्पना उसमें स्पष्ट होगी, तो धीरे-धीरे बच्चा रुपयों को कहीं न कहीं अंकों से समतुल्यता लेकर बढ़ना शुरू करता है। तो वो अंकों का जो भान है उसमें जो अंक, पहले तो उसने सारे देखा कि रुपयों का जो भी नामकरण है वो अंकों के साथ ही है। अब वो अंकों, अब ये रुपये जुड़ भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब अंक भी जुड़ते थे, अब रुपये भी जुड़ने लग गए। तो ये प्रक्रिया, ये चिंतन बच्चों में मजबूत होता चला जाता है। तो इसमें आप छोटे-छोटे सवाल ले सकते हैं कि अगर 2 रुपये आपको दिए और 3 रुपये दिए, तो ये मिलाकर कुल कितने हुए? तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा। अभी तक वो कंकड़, पत्थर, तीली वगैरह जिस चीज़ से भी जोड़ना चाहता था, जिस मेथड से भी करेगा, छोटे-छोटे सवाल उनसे पूछें। छोटे बच्चे हैं, पहली क्लास के बच्चे हैं, छोटे-छोटे सवाल पूछें। 2 रुपए का और 3 रुपए का जोड़ कितना हुआ? बच्चा बताएगा 5 हुआ, या कोई बच्चा 4 बोल सकता है, कोई 3 भी बोल सकता है, कोई 6 भी बोल सकता है। तो उसको समझाइए, नहीं ऐसा क्यों? तो भाई 2 रुपए का सिक्का था, 2 रुपया मतलब 2 माचिस की तीली, 3 रुपया मतलब 3 माचिस की तीली। चलो पाँचों तील चलो इन सभी तीलियों को एक साथ लाते हैं, चलो इनको गिनते हैं। अरे ये तो 5 ही हो रही हैं। तो इस तरह से जब आप बच्चों को बताएँगे, तो धीरे-धीरे उसके दिमाग में क्लियर होगा कि नहीं, जैसे हम अंकों को जोड़ते थे, वैसे ही हम रुपयों को भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप छोटे-छोटे और सवाल आप बच्चों से पूछ सकते हैं, जिससे और उनकी अवधारणा मुद्रा की स्पष्ट होगी। जैसे विभिन्न वस्तुओं का प्रचलित मूल्य। तो बच्चे जो भी चीज़ें जानते हैं, बच्चों के पसंद की चीज़ें क्या हैं? तो बच्चों के पसंद की चीज़ें हैं या इस्तेमाल की चीज़ें हैं, सबसे पहले तो टॉफ़ी आएगी। और आजकल चिप्स भी बड़ा फ़ेमस हो रखा है। तो चिप्स में भी कौन-सा चिप्स, आप जिसका अगर जो चिप्स का नाम जानते हो बच्चों के पसंद वाले चिप्स, तो उसका नाम लीजिए तो बच्चा और खुश होगा, अरे ये तो मेरे काम की बात करते हैं टीचर। तो अंकल चिप्स हो या पता नहीं आजकल लेज़ के चिप्स चलते हैं। तो उसके बाद आइसक्रीम की भी बात बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। आप आइसक्रीम की भी बात कर सकते हैं। हाँ, पढ़ाई-लिखाई में भी उनका सबसे ज़्यादा नाता पड़ता है पेंसिल से। उनका कलम से तो नहीं पड़ता है छोटे बच्चों का नाता, लेकिन पेंसिल से, रबर से, जिसको इरेज़र भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों का मूल्य आप बच्चों से पूछेंगे, तो वो भी बच्चों को एक अ, स्पष्ट अनुभव कराता है कि बच्चों की समझ कितनी अच्छी है पैसों, रुपयों को लेकर। उसके बाद आप छोटे-छोटे प्रयोग कर सकते हैं। छोटा प्रयोग में पहला प्रयोग मान लीजिए कि आपने एक कलम दिखाया। आपने एक कलम दिखाया और कहा कि इसका मूल्य ₹6 है, और आपने बच्चों को 3 अंक दे दिए। एक दिया 5, दूसरा दिया 3 और तीसरा दिया 1। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अगर चैट बॉक्स में मुझे बताएँगे कि मैंने एक पेंसिल बताया जिसका मूल्य है ₹6 और आपको 3 अंक दिए हैं, समझिए 3 अलग-अलग तरह के सिक्के या रुपए दिए हैं, ₹5, ₹3 और ₹1। किन 2 को जोड़ने से ये पेंसिल आपको या मिल जाएगी जिसका मूल्य ₹6 है? इसका उत्तर आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ये प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि भाई हमारे साथी कितना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये प्रयोग, ऐसे-ऐसे प्रयोग करने से हमें इसी तरह बच्चों के साथ चलने का अभ्यास भी हो जाता है। तो पेंसिल की कीमत ₹6, आकांक्षा चौबे जी कहती हैं 5 + 1 6, काजल साहू 5 + 1 6, बहुत अच्छा। तो इस तरह से जब हम बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे खुद में वर्कआउट कर पाएँगे, समझ पाएँगे कि आखिर हम इस मूल्य तक पहुँचे कैसे? तो ये उनके दिमाग में एक स्टिम्युलेशन का काम करता है, ये उनके दिमाग में एक तरह का प्रयास का बीजारोपण करता है कि आखिर मैं इस वैल्यू तक पहुँचूँ कैसे? और उनके दिमाग में और भी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाती हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे तरह का एक्सरसाइज़ हम कर सकते हैं, जब मान लीजिए हम कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, ललिता जी ने भी 5 + 1 कहा, थैंक यू ललिता जी। तो दूसरा जो हमारा विषय बिंदु आता है कि भई रुपयों-पैसों के योग की, रुपयों के योग की समझ। तो अब योग में धीरे-धीरे जब हम स्तर अपना बढ़ाते हैं, जब मान लीजिए पहली क्लास के बच्चों को मोटा-मोटी हमने जो अभी तक बताया वैसा बताते हैं, साथ में हमारे पास दूसरी कोई बच्चा बैठा है, तो उसको क्या करेंगे, एक ही दिन हम मुद्रा पढ़ाने बैठे हैं सबको, हमारे पास पाँचों क्लास के बच्चे हैं। तो पहली क्लास के बच्चों के साथ वो एक्सरसाइज़ कर लिया, दूसरी के साथ क्या एक्सरसाइज़ किया कि भई उनको दे दिए हमने कि हमने मैच द फॉलोइंग दे दिया, मिलान कीजिए।
एक साइड में हमने बना दिया विभिन्न तरह के वस्तुओं का मूल्य, जैसे पेंसिल का मूल्य 10 रुपए, पेंसिल एक बना दी और 10 वहां लिख दिया। दूसरा लिख दिया आइसक्रीम का मूल्य 20 रुपया, चिप्स का मूल्य 30 रुपया। चौथा लिख दिया कलम का मूल्य 15 रुपया। और दूसरी तरफ हमने ये किया कि एक जगह लिखा 5+5, दूसरी जगह लिखा 10+5, तीसरी जगह लिखा 10+10। इस तरह से हमने दूसरा एक कॉलम बना दिया और दोनों आमने सामने नहीं लिखा, मैच द फॉलोइंग का उसमें स्कोप दे दिया। अब बच्चों से हम उनसे कहें कि भाई आप जो इधर जो पेंसिल की जो सही कीमत है उसको उसकी कीमत के योग से मिलाइए। तो जब इस तरह का प्रयोग आप करते हैं तो बच्चों के अंदर और भी अच्छे से चीजें क्लियर होती चल जाती हैं कि कौन से दो मूल्यों के योग से, कौन से 2 रुपयों के योग से हमको ये पेंसिल का मूल्य मिलेगा। तो इस तरह से आप उसमें और भी बड़े, इसमें और भी जटिलता थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं बच्चों का स्तर देखते हुए कि बच्चे हमारे कितने कारगर हैं, हमारे बच्चे अभी कितना सीख पाए हैं। तो उनके स्तर के हिसाब से चले। कभी कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उसके स्तर से बहुत ऊपर जाकर ना चले, या कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो उसके स्तर से बहुत नीचे भी ना जाए। अन्यथा बच्चों को उसमें एक पहले केस में कठिनाई हो जाती है, दूसरे केस में इंटरेस्ट नहीं आता कि मास्टर साहब तो इंटरेस्टिंग नहीं है, हमारे सर तो ठीक से, मैडम ठीक से नहीं पढ़ाती हैं। तो इस बिंदु का अवश्य ध्यान रखें। तो इस तरह का पैसों का योग वाला जब प्रश्न हो जाता है तो उसके बाद कुछ कुछ बातों बातों में भी हम कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे इस स्तर पे अनुच्छेद वाले प्रश्न, अनुच्छेद वाले प्रश्न में क्या होता है खास बात, उसमें खास बात ये होती है कि उसमें बच्चों के अंदर अपने दिमाग को थोड़ा दूर तक लगाने का प्रयास होता है। उनके कंसंट्रेशन, जो ध्यान की क्षमता है, पढ़ाई में ध्यान की क्षमता है, उसको लंबे समय तक उसको उपयोग करना पड़ता है, उसका परीक्षण हो जाता है और उसका प्रयास भी हो जाता है। पहले तो प्रयास होता है, दूसरे स्तर पे परीक्षण होता है। तो कैसे करेंगे? तो भाई दुकान में कुछ खिलौने रखे हुए हैं और साथ में कुछ मूल्य, उनका टैग लगा हुआ है। 8-10 चीजें आपने बना दी और उसपे एक मूल्य का टैग लगा दिया। अब आपने उसमें से पूछना शुरू किया, चलो बताओ इसका मूल्य क्या है? चलो बताओ उसका मूल्य क्या है? उसका मूल्य क्या है? उसमें आप 2 वस्तुओं के मूल्य का योग भी पूछ सकते हैं उनसे। इस तरह से आप आगे चल सकते हैं। इस तरह के क्रियाकलाप करते-करते फिर एक प्रैक्टिकल बिंदु की बात आती है। प्रैक्टिकल बिंदु की बात ये आती है कि भई अब बच्चों को मूल्य की समझ विकसित हुई क्या? हमारे बच्चे मूल्य को समझ पा रहे हैं कितनी ईमानदारी से? तो इसको कैसे जाँचेंगे? इसको जाँचने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ सामान्य वस्तुओं का मूल्य, ज़रूरी नहीं कि बच्चा जो उत्तर दे वो बिल्कुल ही सही हो, लेकिन बच्चे को मोटा-मोटी समझ है क्या? तो हम खुद से उनसे पूछेंगे, अच्छा चलो ये बताओ, आपके बाजार में या आपके मोहल्ले में या आपके पड़ोस की दुकान में ये चीज़ का मूल्य क्या है? और वैसी ही चीज़ों का मूल्य पूछें जो बच्चे जानते हैं, जिन चीज़ों से बच्चों का परिचय है। अब हम ऐसे अगर कोई टेक्निकल चीज़, घड़ी का मूल्य बच्चों से पूछेंगे तो शायद बच्चों को नहीं पता होगा। हम मोबाइल का मूल्य पूछेंगे, बच्चों को नहीं पता। तो बच्चों के उपयोग वाली जो वस्तुएँ हैं, जिनकी खरीदारी में मोटा-मोटी बच्चे साथ में माता-पिता के लटक जाते हैं, दुकान तक जाते हैं, ज़बरदस्ती करके खरीद आते हैं, वैसी चीज़ों का मूल्य उनसे पूछें। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चों को एक मूल्य की समझ बनेगी। वो जान पाएँगे कि पेंसिल का मूल्य उनके अंदर और वो अ, भाव, वो मूल्य का जो भाव है वो और स्थायी होगा कि आखिर पेंसिल का मूल्य ऐसा होता है। 3 बच्चे हो सकता है उनके पेंसिल के मूल्य में 1-2 रुपए का अंतर आ सकता है, लेकिन फिर भी वो जान जाएँगे कि पेंसिल का मोटा-मोटी मूल्य इतना होता है। उसके बाद उनसे अगर हम बात करेंगे, चलो इरेज़र का दाम बताओ, तो इरेज़र का दाम भी वो बता सकेंगे। अच्छा तुमने ये जो पिछली बार ये टॉफ़ी खाई थी, इस टॉफ़ी का मूल्य कितना है? 1 रुपए था, 2 रुपए था, इसका भी मूल्य वो क्लियर कर पाएँगे। और भी थोड़ी-सी बड़ी चीज़ अगर उनके लिए हम जाते हैं, अच्छा ये बताओ तुमने अपनी नोटबुक कभी खरीदी है क्या? तो नोटबुक का मूल्य कितना था? तो वहाँ तक अगर हम पहुँच पाते हैं तो बच्चों के अंदर धीरे-धीरे मूल्य की परिकल्पना स्थायी होती चली जाती है और उनको ये पता चलता है कि चीज़ों का मूल्य कहीं न कहीं उनकी उपयोगिता या उसमें जो संसाधन लगे हैं उससे जुड़ा हुआ है। वो चीज़ कितनी उपयोगी है, कितनी छोटी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है, वो कितना उपयोगी है, इत्यादि, इत्यादि ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अब एक सवाल आता है कि अब मुद्राओं का योग करते चलते हैं हम इसमें। मुद्राओं का योग करने में हमारा प्रश्न है कि भई
अब विभिन्न तरह के बच्चों को थोड़ी सी जटिलता बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? तो एक सवाल पूछता हूं मैं, मान लीजिए सोनल नाम की एक बच्ची है, तो सोनल के पास एक 20 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है और एक 10 रुपए का नोट है। तो भाई सोनल के पास कुल कितने रुपए हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। सोनल, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अरे वाह! आकांक्षा जी का कहना है 35 रुपए हैं, बिल्कुल सही जवाब। और किसी का कोई? बिल्कुल, काजल ने भी कहा 35 रुपए हैं। ठीक है। अब उसमें से, बिल्कुल ललिता मैडम भी 35 बताती हैं। अब उसमें से उसने 7 रुपए की एक आइसक्रीम खरीदी। काजल के पास कितने रुपए बचे? सॉरी, सोनल के पास। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, जगेश्वरी जी 35 रुपए, बिल्कुल। उनके पास 35 रुपए थे सोनल के पास, और सोनल ने 7 रुपए की एक आइसक्रीम खरीद ली। तो सोनल के पास कितने रुपए बच रहे हैं? सोनल के पास 20 रुपए थे, 20 का नोट था, 10 का नोट था और 5 का नोट था। अब उसने 7 रुपए की आइसक्रीम खरीद ली। मुझे जवाब आ रहे हैं, 2 जवाब आ गए, 28 रुपए, बिल्कुल सही जवाब, 28 रुपए सोनल के पास बचे। तो इस तरह के प्रयासों में जब आप बच्चों को ले जाते हैं, जगेश्वरी मैडम थैंक यू, 28 रुपए। तो इस तरह के प्रयासों में जब आप बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चा समझने लग जाता है कि आखिर ये रुपया कर क्या रहा है। और नहीं, अगर हम सिर्फ उनको परीक्षा के सम की तरह, चलो इसको जोड़ो, इसको करो, इस तरह से अगर हम बातें करते हुए बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक थोड़ा सा वो कनेक्ट पैदा नहीं हो सकता है। वो आगे चल के बच्चों के पास वो डेवलप हो जाता है, लेकिन सही समय पे डेवलप हो जाने से बच्चे उसका सही परिणाम आपकी पढ़ाई में भी देंगे और अपने सामान्य जीवन में भी देंगे। तो अभी हमारे बच्चों ने ये सीख लिया कि मोटा मोटी बड़े बड़े जो हम रुपये हैं, मतलब बड़े बड़े, मतलब कि 10-20 टाइप के रुपये, उनको जोड़ लेना हमने सीखा, और उसमें से कुछ खर्च हो गया तो क्या बचा उस पर भी हम जाते हैं। इसके आगे हमको एक चीज जानने की बहुत आवश्यक जरूरत है कि भाई महंगा और सस्ता, महंगा और सस्ता का कॉन्सेप्ट भी बच्चों के अंदर स्पष्ट होनी चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले एक प्रयोग किया था जिसमें आपने 5-6 चीजों का मूल्य एक कागज पर फोटो बनाकर आपने लिख दिया था, स्केच बनाकर, पेंसिल का, पेन का, इत्यादि इत्यादि का लिख दिया था। अब आप उसमें से बच्चों को महंगा और सस्ता के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई इसमें सबसे सस्ती चीज क्या है। तो बच्चा आसानी से बता सकता है कि भाई जो 2 रुपए की चीज होगी और 2 रुपए से सभी चीजें ज्यादा हैं, तो ये सबसे सस्ती है। दूसरा, जब आप उससे पूछेंगे कि भाई महंगा क्या है, तो जो सबसे ज्यादा कीमत होगा उसको बच्चा महंगा बताएगा। अब यहाँ पर आप कई तरह के प्रश्न बना सकते हैं, महंगा सस्ता को लेकर कई तरह के प्रश्न बना सकते हैं। एक जो आपने स्केच बनाया, उसके आधार पे आप कई तरह के प्रश्न बना सकते हैं। कैसे? तो भाई महंगा सस्ता तो हमने पूछ ही लिया। अब उनको दो दो के जोड़े में, जो 6-7 चीजें हमने ड्रॉ की हैं, उनको दो दो के जोड़े में उठा लिया। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में से महंगा कौन है, सस्ता कौन है? तो इस तरह से कई सारे सवाल बन जाते हैं कि भाई वो उन दोनों के बीच में तुलनात्मक रूप से महंगा कौन है। जो अंक बड़ा होगा, जो रुपया बड़ा दिखेगा, उसे बच्चा बोलेगा ये महंगा है, जो कम है उसे बोलेगा सस्ता है। तो इस तरह से बच्चा आपको बता सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसको सस्ते से महंगे के क्रम में सजाओ। तो सस्ता, सबसे सस्ता सबसे पहले, फिर जैसे जैसे महंगा होता चला जाता है उसके क्रम में सजाओ, सस्ते से महंगे के क्रम में सजाओ। हम बच्चों को ये भी बोल सकते हैं, इसको महंगे से सस्ते के क्रम में सजाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम की जो हम बात करते हैं, वह इससे जुड़ जाएगा पैसे से। क्योंकि रुपये पैसे में बच्चे कई बार इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि वो इसे इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मान लेते हैं, अरे ये तो रुपये की बात हो रही। वास्तव में जब हम रुपये पैसे की बात कर रहे होते हैं तो हम अंकों से ही खेल रहे होते हैं। हम सारा काम अंकों वाला कर रहे होते हैं। तो अगर हम बच्चों में ये विश्वास दिला पाए कि आपको कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, चलिए इसको सस्ते से महंगे के क्रम में सजाते हैं। तो सस्ते के क्रम, महंगे के क्रम में सजाने में बच्चा अगर वो रिजल्ट करके दे देता, उसमें हो सकता है कि बच्चा 1-2 गलतियां भी करे, वहां आप उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इतना सीखने के बाद हम मोटा-मोटी हम कक्षा 3 के स्तर पर बात कर रहे हैं अभी। ये काम हम कक्षा 3 के स्तर पे करते हैं, और इसमें देखते हैं हम अगला विषय क्या, कि अब हमको रुपये को पैसे में बदलना है। तो रुपये को पैसे में बदलने में हमें क्या करना चाहिए? रुपये को पैसे में बदलने में
बच्चे को ये बताना चाहिए, बच्चा ये पूछेगा सर रुपया तो था ही, पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी? तो हाँ, तो बच्चा बोलेगा रुपया तो था ही, पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी सर? तो भाई आप ये बताएँगे कि मान लो किसी चीज़ का मूल्य अगर रुपये से भी कम अगर हो, तो उसको कैसे दोगे? तुम उसके बदले में 1 रुपये दे दोगे क्या? किसी चीज़ का मूल्य अगर मान लीजिए 1 रुपये से भी कम है, तो क्या तुम उसे पूरा रुपया दे दोगे? तुम्हारे पास फिर क्या बचेगा? तुम्हारे पास 1 ही रुपया है। तो जब तक आप इस तरह से बच्चों को ये मूल्य के क्रम में नहीं समझाएँगे, तो बच्चे को पैसे की का पूर्व ज्ञान तैयार होना आवश्यक है, उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। तो भाई 1 रुपए की चीज़ हमने ली, 1 रुपए में क्या लिया हमने? तो 1 ही रुपया हमारे पास, हमारे माताजी ने, हमारे पिताजी ने मुझे 1 ही रुपया दिया है और हमें पता है कि 50 पैसे में वो एक टॉफ़ी मिलती है। तो 50 पैसे की टॉफ़ी की जगह बच्चे को आप पूछिए कि क्या आप 1 रुपया दे दोगे? आपको 1 ही टॉफ़ी लेनी है, अभी 1 ही टॉफ़ी की ज़रूरत है, आपके छोटे भाई को या छोटी बहन को चाहिए, उसने 1 टॉफ़ी की माँग की है, तो क्या आप 1 टॉफ़ी के बदले में 1 रुपया दे दोगे? तो बच्चा बोलेगा नहीं। तो आप पूछ सकते हैं कि फिर तुम क्या उसके बदले में 2 टॉफ़ी ले लोगे? तुम्हें ज़रूरत नहीं है फिर भी? तो बोलेगा नहीं। तो बोला मेरा पैसा जो बच गया मुझे वापस चाहिए, मुझे जो मेरा मूल्य जो बच गया वापस चाहिए। तो बोला यहाँ पे तो इसलिए छोटे रुपये से भी छोटे इकाइयाँ बनाई गई पैसे की, तो वो पैसे बनाए गए, इसलिए 50 पैसे, 25 पैसे इत्यादि भी 25 पैसे तो शायद अब नहीं रहे, अब 50 पैसा ही दिखता है, तो 50 पैसे का मूल्य इसके लिए बनाया गया। तो ये जब बच्चों को समझ में आया कि नहीं 1 रुपए से छोटे भी चीज़ होती हैं, तो भाई छोटी चीज़ को कैसे पकड़ेंगे, तो उसके लिए पैसे बनाएँगे। तो अब सवाल आएगा, बच्चा पूछेगा 1 रुपए में कितने पैसे? तो 1 रुपए में बच्चे को हम बता सकते हैं कि जब 100 पैसे मिलते हैं, जब 100 पैसे मिल जाते हैं तो 1 रुपए बन जाते हैं। लेकिन चूँकि पैसों से 1 पैसे, 2 पैसे से कुछ मिलता नहीं है, तो अब हमारे पास सिक्के 50 पैसे के ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप 50 पैसे की कोई चीज़ खरीदते हैं और आप 1 रुपया देते हैं, तो आपको वापस 50 पैसा मिलना चाहिए। अगर हम पैसा नहीं बनाते, तो हमारे पैसे उसमें फँस जाते, हमारा मूल्य उसमें फँस जाता। तो इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं, अच्छा ये बताओ कि भाई 1 रुपए में अगर 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे? तो ये मूलभूत सवाल, ये आप उसको सामने भी दिखा सकते हैं कि भाई एक 1 रुपए का सिक्का है, 2 50 पैसे के सिक्के हैं। तो भाई ये दोनों 50 पैसे के सिक्के मिलके कितने पैसे हुए? तो 50 जोड़ 50 बच्चा बताएगा, ये तो 100 पैसे हुए। तो हमने अभी बताया था कि 100 पैसे का मतलब 1 रुपया होता है, तो ये 1 रुपए का सिक्का और ये 2 50 के सिक्के एक बराबर हैं। तो इस तरह से आप बच्चों के अंदर पैसों के बारे में बताते हैं। अब इसको और बेहतर समझने के लिए, इसको और बेहतर समझाने के लिए 1 रुपए में तो आपने बता दिया 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं। अब बच्चे से हम ये भी जानना चाहते हैं कि 2 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे? 5 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे? ये हम जानना चाहेंगे। इसके लिए एक छोटी-सी गतिविधि की जा सकती है। कैसी गतिविधि? तो मान लीजिए कि आपने 2 बच्चों का जोड़ा बनाया, समूह बनाया और बच्चों के लिए डमी नोट और डमी सिक्के बना दिए। डमी नोट और डमी सिक्के बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कागज़ के टुकड़े फाड़े और उनको बोला कि ये जो मेरे कागज़ के टुकड़े हैं, उसपे जो भी अंक आपने लिख दिया, वो ये उतने रुपए के नोट हो गए और कुछ कंकड़ियाँ उठा ली और ये एक-एक कंकड़ी 50 पैसे का सिक्का हो गया। अब दोनों को आपस में बोलिए कि भाई तुम इसको अगले को देना एक डमी नोट, एक एक्सरसाइज में, और उसके बदले में तुम इसे दूसरे को देना है उतने उसके बराबर के सिक्के, उसके बराबर के पैसे। तो मान लीजिए 50 पैसे का एक आपने कंकड़ को 50 पैसे का अगर बना रखा है और एक डमी नोट अगर 2 रुपए का बच्चा देता है, तो दूसरे बच्चे को 4 कंकड़ देने होंगे, तो वो 2 रुपए हो जाते हैं 50 पैसे के सिक्के मिला के। तो इस तरह से जब बच्चे आपस में कुछ गतिविधि करेंगे, तो इससे भी उनको चीज़ें, पैसों की बढ़िया समझ बनती जाएगी। इसको शुरुआती स्तर में आप 1 रुपए से 5 रुपए तक के स्तर में करें। 5 रुपए तक में अगर बच्चा कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं वो समझता है, तो आगे भी धीरे-धीरे उसकी सोच विकसित होती चली जाएगी। अगला जो बिंदु मुद्रा में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखना चाहेंगे, वो है दुकान और खरीदारी के बारे में। आखिर इतना पैसे के बारे में हमें स्कूल के पाठ्यक्रम में क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो स्कूल में पाठ्यक्रम में जो भी पढ़ाया जाता है, उसका उद्देश्य कहीं न कहीं ये है कि हम जीवन में उसका कहीं उपयोग करें।
हम भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, गणित सीखते हैं, जोड़ सीखते हैं, घटाव सीखते हैं, गुणा सीखते हैं, तो इसको जीवन में उपयोग करना है। तो हमारे बच्चे भी अगर मान लीजिए पैसे रुपए अगर सीखते हैं, रुपए पैसे के बारे में सीखते हैं, तो उनको दुकान में, समाज में, बाजार में इसका उपयोग करना है। तो अब दुकान के स्तर पे आते हैं, तो आप अपने कक्षा में एक दुकान भी लगवा सकते हैं। कैसे दुकान लगवा सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि भई ये तो बहुत सरल है, तो दुकान कैसे लगाना है? तो आप बच्चों को बोलिए कि भई अपने-अपने घर से एक-एक सामान का रैपर लेके आओ। रैपर मतलब उसका छिलका, जो प्लास्टिक का छिलका होता है, उसपे दाम दिखना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चा दाम देखना कि अगर कोई सामान है और उसपे दाम कहाँ लिखा होता है, ये भी उसको पता चल जाता है। और बच्चे आपके पास 5-6 चीज़ों के सामान के रैपर लेके आते हैं, जैसे साबुन के, नमक के, तेल के, कलम के, पेस्ट के, टूथपेस्ट के, ये रैपर्स इत्यादि अगर आपके पास आ जाते हैं और इसके बाद आपने एक बच्चे को आप दुकानदार बना दीजिए, उसको ये सारे रैपर्स दे दिए, ये सारे सामान हो गए उसके पास और बाकी रुपयों बच्चों के पास डमी रुपया और पैसा। डमी रुपया जो आपने कागज़ पे लिख के बनाया था, पैसों के लिए आप जो इस्तेमाल करना चाहें, कंकड़-पत्थर जो भी इस्तेमाल करना चाहें या उनको भी आप कागज़ पे गोल-गोल काट के बना सकते हैं, जो उनको सिक्कों जैसा फीलिंग आएगा। वो आप उनको दे दें बच्चों को, बाकी बच्चों को ढेर सारे डमी रुपया पैसा वो बच्चे भी खुद भी बना सकते हैं, एन्जॉय करेंगे और उसके बाद आप वहाँ पे दुकान उनको दे दें। अब वो दुकान बच्चा चलाएगा खुद से, कैसे चलाएगा? तो भई इसको जब पूछने आएँगे बच्चे, भई मुझे टूथपेस्ट चाहिए, तो टूथपेस्ट की कीमत कितनी है? तो टूथपेस्ट की कीमत ₹17 है। अब बच्चे अपने डमी नोट और पैसों में से ₹17 निकाल कर आपको देंगे और जब बच्चे इस तरह का एक्सरसाइज करेंगे, तो बच्चे को बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और एक प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कराएँ बच्चों के साथ दुकान और खरीदारी की और बच्चे खरीद-बिक्री का खेल खेलेंगे। गाँव में मैंने कई बार बच्चों को देखा है, खुद से भी ये खेल खेलते हुए। तो अगर आप अपने कक्षा में भी कराएँगे, तो एक उनके लिए गतिविधि हो जाएगी और इस तरह से बच्चे आगे बढ़ेंगे। अगला अगला विषय जो हमारा आता है, वो है रुपये और पैसे का जोड़। यहाँ पे हमारे जोड़ की जो परिकल्पना जिस तरीके से हमने जोड़ना सिखाया है बच्चों को, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों के अंदर अगर संख्याओं को जोड़ना स्पष्ट है, तो वो इसको आसानी से कर पाते हैं। जो भी बच्चा इसमें अगर कुछ कन्फ्यूज़ होता है या तकलीफ में पड़ता है, तो उसमें आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या बच्चे की जोड़ की परिकल्पना सही है? तो जोड़ किस तरह का? भई ₹13 25 पैसे है मेरे पास और पिताजी ने मुझे ₹24 50 पैसे और दे दिए। तो ₹13 25 पैसे और ₹24 50 पैसे, तो इसका जोड़ करने के लिए प्रक्रिया बताने के लिए सामान्य रूप से ₹13 25 पैसा हम बोर्ड पे भी चाहे तो हम लिख के देख सकते हैं। तो अभी थोड़ा समय 2 मिनट में ये सेशन कट जाएगा, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं जा रहा हूँ। अगले सेशन में मैं बोर्ड पे चलूँगा। तो ये सेशन कट जाएगा तो आप लोग वापस उसी लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो बोर्ड पर हम लिखकर उनको बताएँगे कि भई ₹13 रुपया ऊपर लिख दिया, उसके नीचे 13 लिखा, पैसा अलग लिखा, उसके ऊपर उसके नीचे 25 लिखा। और हमको ये पता ही है कि 100 पैसे जब पूरे हो जाते हैं, तो वो ₹1 बन जाता है। तो इन चीज़ों का उपयोग करते हुए हम बच्चों को अपना जोड़ने के बारे में बताएँगे। तो अ, आगे इसके बाद जो सेशन हमारा अभी सेशन तुरंत हम चालू करेंगे, फिर से लिंक क्लिक करके आपको आना होगा। तो उसमें हम ये जोड़ के बारे में देखेंगे। इसमें कुछ विशेष नहीं है क्योंकि आप सभी जोड़-घटाव बच्चों को पढ़ा चुके हैं। अगर बच्चों ने उसको ईमानदारी से पढ़ा है, तो इसको करने में उनको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। दूसरा विषय जो आएगा उसके बाद कि रुपये को पैसों में कैसे बदलें? ये थोड़ा-सा आवश्यक हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत सारे यूनिट्स को इस समय यूज़ कर रहे होते हैं। ये समय होता है जब बच्चे कहीं पे रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कहीं पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने का सवाल चल रहा होता है। कभी मिनट को सेकंड में बदलने का सवाल चल रहा होता है, कभी सेकंड को मिनट में बदलने का सवाल चल रहा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बच्चों के आस-पास चल रहे होते हैं। तो उन उसमें क्या है कि उसमें बच्चों पे ध्यान देने का कि बच्चे कहीं कन्फ्यूज़ ना होवें, बच्चे कहीं उसमें भ्रमित ना होवें, तो उसके लिए आपको स्पष्ट रूप से कुछ प्रयोग करा देने की